द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, डेजर्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर 1 में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया देख लिए थे, जिसमें हम लोग ने माउंटेन, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद रॉक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया देखा था। फ्रेंड्स, द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कंप्लीट करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी किसी कोचिंग में देने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं और इससे रिस्पेक्टिव नोट्स जो है वो टेलीग्राम से ले सकते हैं और आसानी से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पॉलिटी कवर कर लिया है, इकॉनमी कवर कर लिया है, ये ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है। उसके बाद फिर 16 फरवरी से 20 के बीच हम लोग साइंस एंड टेक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर 21 फरवरी से हम लोगों का हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आइए आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं द पीसीएस स्टडीज़ में। हमारा पहला टॉपिक है आज का इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये हम लोगों ने कल जैसे पढ़ा था कि जियो सिंक्लाइन कैसे बनता है, उसमें टेथेस सी का कैसे पार्ट रह गया, उसके बाद कैसे एलुवियल सॉइल जो जियो सिंक्लाइन में डिपॉजिट हुआ, उसी के कारण से इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन बना। यहाँ इसका सिचुएशंस दिया हुआ है कि सिचुएशन बिटवीन शिवालिक हिल इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इन साउथ। यानी कि अगर ऐसे हम लोग बनाएं इंडिया के मैप को इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे जो 3 हिमालय का पार्ट हम लोगों ने देखा था, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, तो यह शिवालिक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ऊपर में पेनिनसुलर है और यहाँ पे डेक्कन है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके ऊपर और शिवालिक से नीचे यहाँ वाला जो पार्ट है वही है इंडो गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों से मिलने वाला जो मैदानी क्षेत्र बनता है वो। द विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज मैक्सिमम इन वेस्टर्न पार्ट, यानी कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात वाले क्षेत्र में, और मिनिमम इन ईस्टर्न पार्ट, जैसे कि असम वाले क्षेत्र में। क्योंकि असम में आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम लोग असम को ऐसे करके बनाएं, असम को, तो यहाँ असम के ऊपर में ऐसे हिमालय है और नीचे में मेघालय है, जिसमें कि प्लेट्यू रीजन है, गारो खासी और जयंतिया। कल हमने पढ़ा था कि ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, गारो खासी और जयंतिया हिल, और यहाँ पे हिमालय का पार्ट है। तो असम जो बीच में एक नैरो लैंड बचता है, ये पूरा प्लेन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि असम के साइड में बहुत नैरो है और इधर में बहुत वाइड है, जैसे यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा जम्मू का प्लेन। The length of this plain is about 2400 kilometers from Pakistan border to in the west to Arunachal Pradesh in the east. It is a homogeneous physiographic division of India rich in fertile alluvial soil. Origin of North Plain कैसे बना? तो ये जियो सिंक्लाइन बना था शिवालिक के साउथ में, जो हमने पढ़ा, कल ही पढ़ा। उसके बाद उसमें सेडिमेंटेशन हुआ 4 डिप में बाय साउथ फ्लोइंग हिमालयन रिवर्स। जैसे हिमालयन रिवर्स जो निकले, हमने कल देखा था कि एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं, रिवर्स क्या होते हैं, तो उसमें हमने देखा कि कैसे रिवर्स जो है एलुवियल सॉइल लेकर आती है। रिसेशन एंड रीट्रीटमेंट ऑफ सी जो टेथेस सी का था, और फॉर्मेशन ऑफ मालदा गैप, इन सब के कारण जो है वो इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ 4 डिप, फ्रेंड्स ये आपको 4 डिप नहीं पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ 4 डिप क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सी रिट्रीटिंग प्रोसेस। सी रिट्रीटिंग प्रोसेस का मतलब वही है कि टेथेस सी जो है वो रिट्रीट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यूरेशियन प्लेट था और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। जब ये आपस में टकराए तो इसके कारण जो यहाँ पे जो पहले से समुद्र या सी पाया जाता था, जो टेथेस सी था, तो वो खत्म होने लगा और यह पूरा लैंडमास एक लैंडमास बन गया। तो इसी को बोला जाता है सी रिट्रीटिंग प्रोसेस। और एविडेंस क्या है सी रिट्रीटिंग प्रोसेस का, कि एक्चुअल में पहले सी था यहाँ पे, इसका एविडेंस है प्रेजेंट ऑफ सॉल्ट वाटर लेक इन हिमालयन रीजन एंड राजस्थान, जैसे सांभर लेक। जिप्सम एंड सैंडस्टोन लेयर पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ राजस्थान में। प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज इन कच्छ एंड राजस्थान। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जनरली सी बेड से पाया जाता है, और कोल जो है वो लैंड बेड से पाया जाता है, क्योंकि कोल जो है उसका फॉर्मेशन प्लांट्स से होता है जो कि लैंड में पाए जाते हैं, और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन सी ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये बताता है कि ज़रूर पहले ये सी के अंडर में था, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र, तभी वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, और खास करके असम वाला क्षेत्र भी। द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन इन शिवालिक रेंज। उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ मरीन फॉसिल इन गंगा प्लेन। सी वॉर्ड एक्सटेंशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये हमने कल पढ़ा था। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ राजमहल, गारो खासी, जयंतिया गैप या फिर मालदा गैप जो बनता है, ये हमने देखा था कि कैसे जब प्लेट टकराए तो एक पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेटू का वो थोड़ा सा अलग हो गया और वो गारो खासी जयंतिया हिल बन गया, और बीच में जो विंध्यन रेंज और गारो खासी जयंतिया के बीच में जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ उसे हम लोग मालदा गैप कहते हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडो गंगाटिक प्लेन, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ गंगा प्लेन। इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हम लोग पढ़ते हैं पहला भाबर रीजन। तो ये हमने बीपीएससी के तैयारी में जो हमारे पास जो बुक रहती है हमने उसमें भी पढ़ा था प्रीलिम्स के टाइम पे। तो आइए अब हम लोग इसे मेंस के लिए पढ़ते हैं। जैसे भाबर रीजन लाई इन साउथ ऑफ शिवालिक फ्रॉम जम्मू कश्मीर वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये वाला जो रीजन है, जैसे ये पूरा गंगा का प्लेन है, तो इसमें जो शिवालिक ये हिमालय है उसके और ये प्लेन के बीच में एक पतला सा नैरो एक रीजन पाया जाता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और थोड़ा मिट्टी होता है, उसे भाबर रेंज बोला जाता है। दिस इज बिकॉज मेनी बिग रिवर फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन, इसीलिए ये ऐसा बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रैनुअल्स। ये एक पत्थर के प्रकार होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, जैसे बोल्डर सबसे बड़ा और ग्रैनुअल सबसे छोटा, तो ये पत्थर के प्रकार होते हैं कंकड़ के। ड्यू टू दिस सम स्मॉल रिवर डिसअपियर इन द रीजन, क्योंकि जो छोटी नदियाँ होती हैं वो कंकड़ों के बीच से बहने लगती है जिसके कारण वो डिसअपियर हो जाती हैं, स्पेशली इन समर रीजन ड्यू टू समर सीजन ड्यू टू हाई पोरोसिटी एंड फ्लो बिटवीन सेडिमेंट लेयर। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं हो पाता। और फ्रेंड्स आप लोग ये जान लीजिए कि बिहार में भाबर रीजन जो है वो नहीं पाया जाता, बिहार में तराई रीजन से स्टार्ट होता है। तो इट लाइज इन साउथ ऑफ भाबर रीजन। भाबर रीजन के साउथ में तराई रीजन पाया जाता है। हमारे स्टेट में भी तराई रीजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, खास करके पश्चिम और पूर्वी चंपारण, अररिया वाले क्षेत्र में। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, मार्शी लैंड होता है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है। रिवर्स रीअपियर होते हैं तराई रीजन में और सेग्रीगेट इनटू सेवरल ब्रांचेस ड्यू टू विच चैनल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे ये शिवालिक का रेंज है, यहाँ पे ये भाभर वाला रेंज है जिसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद ये महीन पत्थर या फिर सैंड वाला रीजन है जिसे तराई कहा जाता है। और यहाँ पे जैसे रिवर्स इधर से आ रहे हैं तो वो यहाँ पे डिसअपियर हो गए, यहाँ पे दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही तराई में जो महीन कंकड़ या बालू मिलती है तो फिर ये फिर रीअपियर होने लगते हैं अलग अलग चैनल के माध्यम से और फिर एक होकर आगे फिर बहते हैं। तो यही तराई वाला रीजन है जहाँ हमारे क्षेत्र में शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे स्टेट में। इट इज़ वाइडर इन ईस्टर्न पार्ट, स्पेशली ब्रह्मपुत्र वैली में ये ज़्यादा वाइड पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल पाया जाता है और इसमें राइस और शुगर केन का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है। ये हमने हमारे स्टेट के भी ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा है। ऑल्सो नोन एज तराई फॉरेस्ट, बट एट रिसेंट टाइम द होल तराई फॉरेस्ट इज क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड शुगर। कि हम लोग भी जानते हैं कि नेपाल की जो तराई है उसमें पहले बहुत घने जंगल पाए जाते थे, लेकिन ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ और कल्टीवेशन के कारण उसे काट दिया गया है और आज वहाँ पे कृषि होती है। स्पेशली असम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो पाए जाते हैं यहाँ पे वो है टीक, सागवान, साल, सैंडलवुड, शीशम, ये सारे ट्रीज इसमें पाए जाते हैं। भांगर और खादर रीजन, भांगर और खादर रीजन हम लोग जानते हैं कि बिहार के स्टेट में भी हम लोग देखते हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें भांगर सॉइल पाई जाती है और वहीं पूर्वी क्षेत्र जो कोसी का मैदान वो खादर सॉइल पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं जैसे भांगर सॉइल जो होती है वो ओल्ड अलुवियल होती है, डिपॉजिट ड्यूरिंग प्लीस्टोनिक एरिया होता है, इट लाइज अबव द फ्लड लिमिट होता है, यानी कि भांगर सॉइल में फ्लड आने का चांसेस कम होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिम बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे फ्लड कम आता है एज़ कम्पेयर टू पूर्वी बिहार जो है। इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड मेनली बिकॉज ऑफ सैंड एंड सिल्ट। इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्लड नहीं आता। अगर हम कंपेयर करें भांगर सॉइल और खादर सॉइल को तो खादर सॉइल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू भांगर। बट प्रॉब्लम ये होता है कि खादर सॉइल में फ्लड बहुत ज़्यादा आता है जिससे क्रॉप लॉस हो जाता है। इसलिए भांगर सॉइल में खादर के कंपैरिजन में कम प्रोडक्टिविटी होने के बाद भी प्रोडक्शन भांगर सॉइल में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लड नहीं आता। तो इसी चलते कृषि बच जाती है और खादर में प्रोडक्शन स्टार्टिंग में ज़्यादा तो होता है मगर फ्लड के कारण वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण भांगर सॉइल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मेनली क्या प्रोड्यूस किया जाता है तो व्हीट, पल्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन भांगर सॉइल कंटेन्स कैल्सिरस रॉक्स यानी कि CaCO3 जो पश्चिम भाग में हमारे उत्तर पश्चिम में बिहार के भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं कंकड़, ओल्ड मरीन फॉसिल फाउंड इन बांगर रीजन, ये भी हमने पढ़ा। उसी तरह खादर रीजन जो है वो कोसी का मैदान या महानंदा का मैदान जो हमारे स्टेट में है उसे हम बोलते हैं खादर रीजन। तो इसमें न्यू अलुवियल सॉइल पाया जाता है, सिल्ट और क्ले पाया जाता है, अमाउंट ऑफ मड ज़्यादा होता है, राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। पल्स और वेजिटेबल जो हमारे पटना और जहानाबाद के रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, नवादा के क्षेत्र में। खादर रीजन इज इनरिच्ड बाई फ्रेश डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एवरी ईयर, क्योंकि यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आता है और बिहार में इसे दियारा लैंड भी कहा जाता है। दिया के शेप का जो बनता है ये साउथ बिहार में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, दियारा लैंड।
तो ये बनता है। सलाइन खादर सॉइल इज़ नोन एज रेह और कालर इन हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी। उसी तरह से इसमें एक ब्लफ सॉइल पाया जाता है। ब्लफ सॉइल का मतलब होता है अगर कोई सॉइल एयर के माध्यम से अगर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ का जो टोपोग्राफी है उसे चेंज कर देता है, तो उसे ब्लफ सॉइल कहते हैं। जैसे कि अगर प्लेट्यू का कोई सॉइल है, वो अगर हवा के गति के कारण जाकर डिपॉजिट हो जाए किसी प्लेन में, तो चारों तरफ तो वहाँ पे प्लेन रहेगा, लेकिन जहाँ पे डिपॉजिट हुआ है प्लेट्यू वाला सॉइल, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो फीचर्स है वो प्लेट्यू वाला आ जाएगा। इसी चलते उसे ब्लफ सॉइल कहा जाता है या झूठा सॉइल। डेल्टा रीजन जो होता है वो सबसे ईस्टवर्ड या फिर सबसे जो लास्ट में पाया जाता है किसी भी रिवर के या खादर लैंड के भी बाद पाया जाता है। इसमें क्ले और मड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मार्शी लैंड होता है, रिवर के होने के कारण वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिवर लेंथनिंग प्रोसेस होता है, मतलब कि जहाँ जहाँ डेल्टा पाया जाता है वहाँ रिवर जो है वो इंट्रूजन करता है सी में, जिसके कारण जो रिवर का एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जब आप इसे डिटेल में मैप में देखेंगे तो जब आप जैसे ये ब्रह्मपुत्र वाला या गंगा का डेल्टा जब देखेंगे सुंदरबन वाला, तो जैसे यहाँ पे ऐसे सी है तो गंगा रिवर जैसे यहाँ आती है तो थोड़ा सा रिवर ऐसे सी में निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है बहुत ज़्यादा डेल्टा में सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब डिपॉजिट होने के कारण एक्चुअल में ये सी का पार्ट है, लेकिन डिपॉजिट होने के कारण ये थोड़ा सा लैंड बन जाता है। इसी को बोला जाता है रिवर लेंथनिंग प्रोसेस। और ये गोदावरी और कृष्णा वाले जो डेल्टा है उसमें आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो ऐसा प्लेन है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टाइप का हो जाता है, इस तरह का। जब आप कृष्णा गोदावरी बेसिन देखिएगा तो इस टाइप का हो जाता है, तो यही जो निकला हुआ है यही रिवर लेंथनिंग प्रोसेस। द अपलैंड एरिया ऑफ डेल्टा रीजन इज नोन एज चार, वेयर एज द लो लैंड इज नोन एज बिल। ये चार और बिल जो है लोकल जो लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है डेल्टा वाले क्षेत्र में। बिल आर द बेस्ट सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिश, जो बंगाल में फिश का प्रोडक्शन होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं सैंडी रीजन, यानी कि डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। द प्लेन ऑफ राजस्थान, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है, और इंडियन डेजर्ट जो है वो इंडिया में पाया जाता है। द एरिया ऑफ राजस्थान प्लेन इज अबाउट 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच 2/3 पार्ट इज इन राजस्थान एंड रेस्ट इन गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। स्लोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ है। इसमें जो मेजर रिवर्स पाई जाती हैं उनका नाम है लूनी, सकरी, जवाई, कहा, खारी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स इसमें पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में है। और सभी ये जो रिवर्स हैं वो इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होते हैं। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है कि जैसे एक रिवर इधर से ऐसे निकल रही है और यहाँ पे ऐसे इंडिया का है बाउंड्री, तो अल्टीमेट रिवर का जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है सी, यानी वो समुद्र में मिलती है। लेकिन इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है कि रिवर कहीं से निकल करके आ करके समुद्र में ना मिलके किसी लेक, किसी पॉन्ड, इस तरह के कोई रिजर्वियर ऐसे किसी जगह पे वो मिल जाती है आकर के, ना कि समुद्र तक जाए। जो रिवर समुद्र में ना जा करके किसी दूसरे जगह पे अपना वाटर डिपॉजिट करती है उसे हम लोग इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। बिकॉज देयर वाटर दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन रन ऑफ कच्छ रेदर देन पर्टिकुलर वाटर बॉडी। यानी कि बहुत सारे रिवर्स जो हैं जैसे लूनी, सकरी, ये सब रिवर्स जो हैं वो रन ऑफ कच्छ में अपना वाटर डिपॉजिट करती हैं, ना कि समुद्र में। इसी कारण से इन्हें इनलैंड ड्रेनेज बोला जाता है। अब इसमें 2-3 कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि पहला कैटेगरी है मरुस्थलीय रीजन, जिसे ड्राई क्लाइमेटिक रीजन बोला जाता है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और दूसरा है बागर रीजन, ये थोड़ा सेमी ड्राई टाइप का होता है, जिसमें 25 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में, जो राजस्थान का जो बूंदी वाला क्षेत्र है, राजस्थान, बूंदी, जयपुर, इस वाला क्षेत्र, वहाँ पे बागर रीजन पाया जाता है। और वही जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो रीजन है वो मरुस्थली वाले रीजन में आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं मरुस्थली जो रीजन है उसमें सेवरल रिवर्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लूनी, सकरी, जवाली, ये सारी पाई जाती हैं, इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लूनी रिवर विच हैज़ सम अमाउंट ऑफ वाटर एज वाटर पूल्स ड्यूरिंग द समर सीजन, ऑल्सो नोन एज थाली। यानी कि थाली का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये थाली होता है वैसे होता है कि रिवर्स के आने वाले वाटर के कारण यहाँ पे थोड़ा पानी जमा रह जाता है, छोटा मोटा तालाब टाइप का, तो उसे लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे थाली कहा जाता है। इट सपोर्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल ड्यूरिंग द समर सीजन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मरुस्थली रीजन इज along Pakistan border and it's characterized by the sand dunes known as सैम और धारियाँ। यानी कि जो ये सैंड ड्यून्स पाया जाता है, यानी कि जैसे ये राजस्थान है, ये इंडिया का बॉर्डर है, तो इधर वाले क्षेत्र में मरुस्थली पाई जाती है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ है। लेकिन जब हम लोग जैसलमेर वाले इलाके में चले जाए जहाँ पे बॉर्डर है, तो वहाँ पे
सैंड ड्यून्स पाई जाती है, ऐसे ऐसे जो सैंड ड्यून्स होता है और इसमें जो ऐसे ऐसे धारियाँ होती है सैंड्स में, ऐसे 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 रहता है जो सैंड में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब हम लोग देखते हैं बागर रीजन, जहाँ पे मरुस्थली से थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है और थोड़ा हरा भरा होता है, सेमी ड्राई टाइप से। तो उसके बारे में देखते हैं। द एरिया ऑफ मरुस्थली इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण मरुस्थली वाला एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। स्पेशली जब हम लोग चंबल वाले क्षेत्र को देखते हैं या मालवा प्लेट्यू देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस पाया जा रहा है, यानी वहाँ पे भी डेजर्ट बन रहे हैं। और यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन होता है। ज़ेरोफिटिक का मतलब होता है कि जहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उसे ज़ेरोफिटिक हम लोग बोलते हैं। उसमें मेजर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो है कीकड़ या फिर खिजरी। अब हम लोग देखते हैं पंजाब और हरियाणा प्लेन। पंजाब और हरियाणा प्लेन है, उसे हम लोग बोलते हैं पंजाब, यानी कि पांच नदियों के मिलने से जो बनता है, जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियों के मिलने से ये बनता है पंजाब। इसीलिए इसे 5 आबों की भूमि कहा जाता है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर दिल्ली रिज तक पाया जाता है, यानी कि दिल्ली तक पाया जाता है, और रीजन ऑफ दोआब इसे कहा जाता है। हरियाणा प्लेन इसी में आता है। अब हम लोग देखते हैं गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा प्लेन का ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि जैसे यहाँ गंगा और यमुना निकलती है, फिर ऐसे जाके फिर ये थोड़ा सा नॉर्थ में जाके फिर ये ऐसे साउथ में आती है, और यहाँ फिर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसे ब्रांच इसमें हुगली निकल जाती है जो कोलकाता जाती है, बाकी ब्रांचेस जो है वो बांग्लादेश चली जाती हैं। तो ये गंगा का ये स्लोप दिखाया गया कि गंगा किस डायरेक्शन में मूव करती है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन यमुना रिवर इन द वेस्ट एंड बांग्लादेश बॉर्डर इन द ईस्ट। द जनरल स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये फ्लो होता है। अपर गंगा प्लेन जो है वो यमुना नदी से इलाहाबाद फैज़ाबाद वाले रीजन तक आता है। और इसमें जो गंगा प्लेन है वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट होता है, एक शारदा रिवर या काली रिवर और दूसरा घाघरा रिवर इन बिहार। यानी कि अगर मैं डायग्राम के माध्यम से बात करूं तो ऐसे अगर हम लोग गंगा रिवर को लें तो गंगा से लेकर के यहाँ पे काली रिवर और यहाँ पे घाघरा रिवर, तो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। इस तरह से गंगा रिवर को यहाँ पे डिवाइड करके बात की गई है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ शारदा रिवर या काली रिवर इज नोन एज रोहिलखंड, और ईस्टर्न पार्ट को हम लोग बोलते हैं अवध प्लेन। जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, गंगा ऐसे है तो यहाँ पे नेपाल से जो ये काली रिवर निकलती है और यहाँ पे घाघरा रिवर, तो घाघरा और काली, ये है काली, ये है घाघरा, ये काली या शारदा रिवर जो भी बोल सकते हैं हम लोग, शारदा या शारदा काली रिवर, और ये है घाघरा। तो काली और घाघरा के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे हम लोग बोलते हैं अवध, अवध प्लेन। और ये काली के वेस्ट वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रोहिलखंड, रोहिलखंड, रोहिलखंड। तो ये रोहिलखंड जो है, ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो रोहिला वॉर जो होता है और अफगानिस्तान के साथ अफगान जो आते हैं इंडिया में, ब्रिटिशर्स आते हैं, मराठा, उन सब के बीच में जो वॉर होता है, अवध और रोहिलखंड का वॉर, ये सब जो वॉर है ये आपने अगर पढ़ा होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम वाला मॉडर्न इंडिया में, तो आपने पढ़ा होगा मे बी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मिडिल गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन इलाहाबाद इन द वेस्ट एंड फरक्का बैरेज इन द ईस्ट। इट इंक्लूड्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट होल बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड। इट इज फॉर्म्ड बाय खादर सॉइल और न्यू अलुवियल। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लड जोन ऑफ इंडिया बिकॉज रिवर्स चेंज देयर कोर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू हाई सिल्टेशन इन रिवर बेड। मतलब ये हुआ, मिडिल गंगा प्लेन को हम लोग समझते हैं ऐसे, ये गंगा रिवर जैसे ऐसे आई और यहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर की, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये घाघरा रिवर है और यहाँ पे ये बांग्लादेश बॉर्डर है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ इसे ही हम लोग बोलते हैं मिडिल प्लेन गंगा का। इसमें कुछ पार्ट इतना दूर वाला जो है, इतना दूर वाला पार्ट ये हो जाता है यूपी का पार्ट, जो पूर्वी यूपी है वो, जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। उसी तरह ये वाला जो पार्ट है ये पूरा बिहार वाला पार्ट है, हमारा पूरा बिहार। और यहाँ पे थोड़ा सा साहिबगंज वाला जो रीजन है ये झारखंड का रीजन है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये मालदा वाला रीजन है जो कि बंगाल का रीजन है। यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। यहाँ पे है बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये है, यहाँ पर है झारखंड। मैं थोड़ा ये डायग्राम फ्रेश बना देता हूँ। जैसे ये गंगा है ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग घाघरा रिवर, और यहाँ पे तो ये वाला रीजन हो गया यूपी, इसमें आता है। ये वाला रीजन हो गया बिहार, ये वाला रीजन जो हो गया वो हो गया वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर वाला जो रीजन हो गया ये हो गया झारखंड। तो इतने सारे स्टेट मिडिल गंगा प्लेन में आते हैं। उसी तरह से
हम लोग अब देखते हैं लोअर गंगा प्लेन को। लोअर गंगा प्लेन जो है वो फरक्का बैरेज या फिर जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट होकर पूरा बंगाल में पाया जाता है। दार्जिलिंग तराई इन नॉर्थ एंड सुंदरवन डेल्टा इन द साउथ। यानी कि अगर हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ा इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बांग्लादेश बॉर्डर अगर हम लोग मान लें तो यहाँ पे है दार्जिलिंग तराई, यानी दार्जिलिंग, इसके नीचे जो ये तराई क्षेत्र है वो, उसके बाद ये बांग्लादेश बॉर्डर के बाद ये पूरा बांग्लादेश, वो यहाँ पे जो सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है वो, तो ये पूरा पाया जाता है लोअर गंगाटिक प्लेन में। द एब्सेंस ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर गंगा प्लेन। मतलब ये कि गंगा की सहायक नदियाँ अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं और गंगा जो है खुद अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज का एब्सेंस और डिस्ट्रीब्यूटरी का प्रेजेंस। जैसे हुगली नदी जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। दामोदर रिवर फेमस फॉर राह प्लेन इन लोअर गंगा प्लेन, स्पेशली पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो प्लेन है वो रेड है क्योंकि आयरन ओर यहाँ पर डिपॉजिट पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो 3 साइड्स से माउंटेन से घिरा है। एक तो नॉर्थ में है हिमालय, साउथ में पटकाई बूम, और एक साउथ में है गारो खासी जयंतिया हिल। मतलब ये हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से ऐसे टर्न होता है ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके ऐसे आता है। तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो है हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र है वो है पटकाई बूम, और यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया। तो इसके बीच वाला ये जो पार्ट है ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज़ वेरी जेंटल, यानी कि बहुत स्मूथ है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आता है और हर साल असम में फ्लड आता ही है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक या फिर गोखुर झील जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारे स्टेट में बेगूसराय में ये गोखुर झील पाई जाती है। समटाइम्स ब्रह्मपुत्र रिवर डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स इन रिवर बेड एंड फॉर्म रिवर आइलैंड लाइक माजुली आइलैंड। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे रिवर फ्लो करने के टाइम पे जैसे स्लोप बहुत जेंटल है तो फैल जाता है, ऐसे आता है और ये ऐसे फैल जाता है। तो फैलने के कारण जो हाईलैंड है वो बीच में रह जाता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र, और चारों तरफ से रिवर बहने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिवर जो है वो ब्रेडेड फॉर्म में बहती है क्योंकि फ्लो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ब्रेडेड फॉर्मेशन होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो ग्रीनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। सारे सिविलाइजेशंस का बर्थ यहीं पे हुआ है, जैसे जो 4 इंपॉर्टेंट रिलीजन है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सनातन, ये माना जाता है कि सभी का जन्म यहीं पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी ऑफ द इंडिया कहा जाता है इसे। रिच अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि रिवर्स का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो अंडरग्राउंड वाटर है यहाँ पे। उसी तरह से ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इनलैंड नेविगेशन, गंगा में इनलैंड नेविगेशन होता है और उसके ट्रिब्यूटरीज में। रिच इन सेडिमेंट्री रॉक एंड एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाया जाता है जो हमने अभी देखा। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। अब हम लोग लास्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप। फ्रेंड्स, हमने इसमें 3 चीज़ें आज डिस्कस की। पहला था इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, दूसरा हमने देखा डेजर्ट, और अब हम लोग लास्ट देख रहे हैं इसमें आइलैंड ग्रुप्स। द एरिया बिटवीन मेनलैंड एंड ओशन इज नोन एज कोस्टल प्लेन, यानी कि यहाँ पे ये है ओशन, ये ओशन है, ये मेनलैंड है, इसके बीच का जो रीजन है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन। इट फॉर्म्स ड्यू टू द डिपोजिशन एक्शन बाय द रिवर्स एज वेल एज इरोजन एंड डिपोजिशन एक्शन बाय सी वेव्स एंड टाइड। यानी कि ये मेनलैंड है, यहाँ से एक रिवर आई, मान लीजिए गोदावरी और कृष्णा रिवर ऐसे, और ये है ओशन। तो ओशन से यहाँ पे ऐसे वेव्स चलती हैं जिसे हम लोग समुद्री लहर बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है इरोड होता है, यानी घिसता है, और समुद्र जो है वो अंदर आना चाहता है लैंड में। उसी तरह से रिवर जो है वो लाके डिपॉजिट करती है यहाँ पे डेल्टा क्षेत्र में सैंड और सिल्ट। तो इससे क्या होता है, रिवर जो मेनलैंड है वो इधर बढ़ता है, और रिवर जो चाहती है कि वो सी की तरफ भी बढ़े। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पहले ऊपर की कृष्णा गोदावरी में कैसे रिवर लेंथनिंग प्रोसेस हुआ है, तो इस कारण जो ये इरोजन और डिपोजिशन होता है उसी से कोस्टल प्लेन बनता है। द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी एज वेल एज ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये हमने कोस्टल प्लेन देख लिया। ईस्ट कोस्टल प्लेन इज मोर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर। ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा वाइडर है और वेस्ट कोस्टल प्लेन थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि ईस्ट में बिग रिवर्स पाई जाती हैं जो कि डिपॉजिट करती हैं और इरोजन करती हैं। यानी कि अगर हिल या माउंटेन है
तो उसे इरोड करती हैं और जो अपने साथ में सेडिमेंट लेके आ रही हैं उसे डिपॉजिट करती हैं। इसके कारण जो है ये वाइडर हो जाता है और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो थोड़ी छोटी हैं। और साथ में हमने ये भी कल पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक में कि वेस्टर्न जो पार्ट है वो थोड़ा सा सबमर्जेंस हुआ है और ईस्टर्न पार्ट्स थोड़ा सा इमरजेंस हुआ है। इस कारण से भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़ा छोटा। इसमें मेजर जो कोस्ट है वो है गुजरात कोस्ट, वेस्टर्न घाट कोस्ट और ईस्टर्न घाट कोस्ट। गुजरात कोस्ट का जो प्लेन है उसे हम फिर सब डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कच्छ का प्लेन या कच्छ का कोस्ट जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से पोरबंदर तक पाया जाता है, काठियावाड़ कोस्ट जो कि पोरबंदर से भावनगर तक पाया जाता है, और गुजरात का अलुवियल प्लेन जो भावनगर से दमन एंड दीव तक पाया जाता है। वहीं वेस्टर्न कोस्ट की हम लोग बात करें तो इसे भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कोंकण प्लेन, दूसरा है कन्नड़ प्लेन और तीसरा है मालाबार प्लेन। अगर हम लोग डायग्राम के माध्यम से इसे देखें तो इस तरह से देखते हैं। तो ये वाला है कोंकण प्लेन जो महाराष्ट्र वाला रीजन है जिसमें शिवाजी रूल करते थे, वो है कोंकण प्लेन। दूसरा कन्नड़ प्लेन यानी कि कर्नाटका वाला प्लेन। और तीसरा है मालाबार कोस्ट यानी केरला वाला। ये है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका KR कर्नाटका, ये है KL केरला। ये वाला तीनों कोस्ट है इसमें। ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट। Along the Malabar coast, there are numerous shallow lagoons and backwater are found locally, though they are known as kayal, like Astamudi and Bhimban. ये हम लोग देखते हैं कयाल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये अगर हम लोग केरला का कोस्ट देखें तो केरला का कोस्ट कुछ इस तरह से पाया जाता है। इस तरह से है केरला कोस्ट। ये है इंडिया, या हम लोग बोल सकते हैं ये केरला का स्टेट है। तो ये जो है इसे हम लोग बैक वाटर या कयाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सी का जो वाटर है वो घुस गया है लैंड में, और जहाँ जहाँ लैंड डाउन था या फिर स्लोप या स्लैंट था वहाँ पे सी वाटर फंस गया है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया जाता है और ये छोटे छोटे लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है। उसे ही हम लोग बैक वाटर या कयाल फॉर्मेशन बोलते हैं। दिस कोस्ट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स लोकली नोन एज टेरीज। मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर मोनाजाइट सैंड नोन एज थोरियम ओर। यानी कि मालाबार कोस्ट में जो सैंड है उसमें थोरियम ओर पाया जाता है और उस ओर के माध्यम से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी होगा। बॉग सॉइल जिसमें कार्बन कंटेंट 10% से भी कम होता है इज ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग द बैक वाटर्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम लोग देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोरमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार। कोरमंडल कोस्ट जो होता है वो तमिलनाडु का क्षेत्र में है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये जो तमिलनाडु वाला है इसे हम लोग कोरमंडल कोस्ट बोलते हैं, और तमिलनाडु के ऊपर जो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा बंगाल तक है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार प्लेन। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेन। कोस्टल प्लेन रिच इन फर्टाइल अलुवियल सॉइल, मेजर सी पोर्ट लाइक जो भी मेजर सी पोर्ट्स हैं जैसे पारादीप, मालाबार का जो पोर्ट है, JNPT पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, ये सब मेजर सी पोर्ट्स पाए जाते हैं। कंट्रीब्यूट 98% ऑफ फॉरेन ट्रेड। पेट्रोलियम रिसोर्सेज आता है, फिशिंग प्रोडक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सॉल्ट प्रोडक्शन होता है और टूरिज़्म आता है सी बीच पे। तो ये हमने फ्रेंड्स आज हमने कवर किया। आज ये थोड़ा सा छोटा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कवर किया इंडो गंगाटिक प्लेन, कोस्टल रीजन और डेजर्ट्स। इसके बाद अब हम लोग कल से और भी चीज़ें देखेंगे इंडिया का, जैसे इंडिया के मेजर फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, ये सब चीज़ें अब हम लोग कल देखेंगे। द PCS स्टडीज़ चैनल में आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द PCS स्टडीज़। थैंक यू।